नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम व्याकरणिक सूचना के बारे में बात करेंगे कि व्याकरणिक सूचना कैसे ली जाती है। तो लिंग हिंदी में संरचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। शब्द के रूप और अर्थ के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि कोई शब्द किस लिंग का है। क्या कहा उन्होंने कि शब्द के रूप और अर्थ के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि कोई शब्द किस लिंग का है। उपरित हिंदी में लिंग व्याकरणिक होता है। इन्होंने एक तो ये कहा कि लिंग हिंदी में संरचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। पहली बात कही कि लिंग जो है वो महत्वपूर्ण होता है, यानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। लिंग जो है वो महत्वपूर्ण है। ये नपुंसक लिंग जो है संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है हम ये व्याकरणिक दृष्टि से लिंग का पता लगाना जरूरी है, लेकिन शब्द के रूप के आधार पर या अर्थ के आधार पर इसके लिंग का कोई महत्व नहीं होता। ये क्या मतलब हुआ, यानी एक कोई हम शब्द लेते हैं तो उसका एक विशेष वो शब्द होता है और उसका अर्थ कुछ भिन्न होता है। तो हम यहाँ पर जो लिंग का अन्वेषण करते हैं, लिंग को पहचान करते हैं, वो शब्द विशेष से होती है, ना कि शब्द के अर्थ के रूप में जो है उसका प्रयोग किया जाता है, या शब्द के जो रूप बनते हैं। रूप कौन से होते हैं? रूप वो जो रामा रामऊ रामा, तो इन रूपों के आधार पर भी नहीं होता, और जो उसका अर्थ निकलता है उसके आधार पर हम लिंग का चयन नहीं करते, बल्कि शब्द का जो लिंग होता है उसके आधार पर हम लिंग की पहचान करते हैं, क्योंकि लिंग व्याकरणिक जानकारी का हिस्सा है। कर्ता और क्रिया में लिंग का अन्वृत्ति होती है, इसलिए हिंदी कोश के लिए यह आवश्यक है कि उसमें शब्द के लिंग का निर्देश किया जाए। ऐसा नहीं करने से पाठक भयानक भूलें कर सकता है। यदि ऐसा नहीं किया तो पढ़ने वाला क्या होगा? स्त्रीलिंग को पुल्लिंग समझ लेगा, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग समझ लेगा, स्त्रीलिंग को नपुंसक समझ लेगा। तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कोशों में बहुधा क्रियाओं की सकर्मक और अकर्मक सूचनाएं दी जाती हैं। कई बार जो है जो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं हैं उसके बारे में भी सूचना दी जाती है। हमेशा हर कोश में ये नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ में दी जाती है। सकर्मक क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता होती है और अकर्मक के लिए नहीं। और यहाँ पर भी यही बात, जैसे लिंग के बारे में बात कही जाती है, वैसे क्रिया के कर्म के बारे में भी कही जाती है कि सकर्मक क्रिया है उसके लिए जो है उसके लिए कर्म की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप किसी उदाहरण को देंगे तो राम गेंद से खेलता है, जब तक आपने गेंद नहीं दिखाई तो कर्म पूरा नहीं हुआ, तब आप उसे सकर्मक कह नहीं सकते। राम खेलता है कहा तो फिर वो सकर्मक तो नहीं हुई। हम मन से तो ये नहीं कह सकते नहीं राम खेलता है, इसमें गेंद है इसलिए हम इसको सकर्मक ही मानेंगे, तो हम उसको अकर्मक मानते हैं। तब अकर्मक से ये सूचना नहीं दी जा सकती। इसलिए जब कोश में क्रियाओं के इस लक्षण का निर्देश दिया जाता है तो एक प्रकार से वाक्य संरचना की सूचना दी जाती है कि वाक्य संरचना किस तरह से हो रही है। कोशीय प्रविष्टि का दूसरा भाग कोशीय इकाई का अर्थ परक विवरण प्रस्तुत करता है। एक और बात रह गई कि जब वाक्य के अंदर इसीलिए जब कोश में क्रियाओं के इस लक्षण का निर्देश दिया जाता है तो एक प्रकार से वाक्य संरचना की सूचना दी जाती है। इस प्रकार कोशों में जब संज्ञा के साथ गणनीय और अगणनीय होने की सूचना दी जाती है तो इसका अर्थ है कि गणनीय संज्ञाओं के बहुवचन रूप होते हैं, अगणनीय के नहीं। यहाँ पर उन्होंने क्या गणना और अगणना यानी संख्याओं के बारे में भी सूचना दे दी कि संख्या, जहाँ पर एक संख्या ऐसी है
जिसमें गणनीय नहीं है और एक में गणनीय है। जैसे आसमान में हजारों पतंगे हैं, ये कौन सी सूचना है? गणनीय हो गई। और दूसरी है पृथ्वी बहुत फैली हुई है, ये अगणनीय हो गई। तो जहाँ पर गणनीय देंगे वहाँ पर सूचना देना अनिवार्य है, अगणनीय में सूचना देना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उसकी संख्या है ना, उसको देना जरूरी है। और साथ ही ये भी जरूरी है कि गणनीय संज्ञाओं के ही बहुवचन होते हैं, द्विवचन होते हैं, बहुवचन होते हैं। द्विवचन गणनीय होगी तभी हम द्विवचन और बहुवचन बोल सकते हैं उससे। यदि गणनीय नहीं है तो फिर उसका ना एक वचन होगा, ना द्विवचन होगा, ना बहुवचन होगा। तो यानी ये भी महत्वपूर्ण हो गया। इसके बाद कोशीय प्रविष्टि का दूसरा भाग कोशीय इकाई का अर्थपरक विवरण प्रस्तुत करता है। अर्थ के विभिन्न घटकों का जो किसी भी शब्द के अर्थगण अभिलक्षणों को निर्धारित करते हैं, वर्णन ऊपर दिया जा चुका है। अब कोश का प्रमुख और केंद्रीय उद्देश्य होता है शब्द के अर्थ को यथासंभव अधिक से अधिक स्पष्ट और सटीक रूप से प्रस्तुत करना। तो इसके लिए कुछ खास चीज़ों को, कुछ खास उपकरणों का निर्देश दिया जाता है। वो खास उपकरण क्या है इस व्याकरणिक सूचना में? वो है शाब्दिक इकाई की परिभाषा या उसका वर्णन, समीकरण, शाब्दिक इकाई के समान अर्थ वाली इकाई के साथ संयोजन, व्युत्पत्ति, उदाहरण, चित्र, नामांकन और प्रतिसंदर्भ, ये सारी चीज़ें जो हैं व्याकरणिक सूचना के लिए जरूरी हैं। अब कुछ उदाहरण मैं बताऊंगी आपको कि वो उदाहरण कैसे है। जैसे भेड़िया, यदि हम शब्दकोश में इसको देंगे तो भेड़िया एक ये पुल्लिंग वाक्य है, लेकिन पुल्लिंग शब्द है। और इस पुल्लिंग शब्द का क्या अर्थ है कि तो हम यदि हमें समझाना हो तो हम कैसे समझाते हैं उसमें डिक्शनरी में कि कुत्ते से कुछ बड़ा एक जंगली हिंसक पशु जो झुंड बनाकर रहता है और बस्तियों से मुर्गियां, बतखें, छोटी छोटी भेड़, बकरियां, नन्हे बच्चे आदि को उठाकर ले जाता है। समझाने के लिए कुछ प्रयोग करना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से उसमें प्रस्तुत किया जाता है। मुल्ला, ये कौन सा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। मुल्ला का अर्थ नहीं देना हमें, मुसलमान नहीं कहेंगे हम यहाँ हमको उसका जो डिटेल बता रहे हैं वो बता रहे हैं। मुल्ला शब्द की डिटेल दे रहे हैं। ये पुल्लिंग शब्द है। मुसलमानी धर्मशास्त्र का आचार्य या विद्वान, मकतब में छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला, मुसलमान शिक्षक। इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी किसी शब्द की सूचना दी जाती है तो वो इस तरह से प्रस्तुत की जाती है। इसी तरीके से हम कुछ और शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जिनके जो शब्द इस तरह के होते हैं जिसमें व्याकरणिक सूचनाएं दी जाती हैं, जिसमें हम लिंग बताते हैं, जिनमें हम वचन बताते हैं, जिसमें हम और तरह की जानकारी दिया करते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम आदि जो आपने देखा है वो जानकारियाँ भी उसके अंदर दी जाती हैं। समास के बारे में सूचना दी जाती है। तो ये सारी जानकारियाँ भी व्याकरण के माध्यम से हम उस डिक्शनरी में, उस शब्दकोश में, उस जो भी हम बना रहे हैं, जो भी प्रविष्टियों का चयन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल हम बात करेंगे कि नामांकन कैसे किया जाता है। धन्यवाद।